गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। सो हम लोग सारे लोग आ गए हैं ना, या कोई बाकी भी है? यस सर, आ गए। सब आ गए हैं ना? आज का आपका क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज आप सबको कुछ भी नया नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है, ये बात आप हर जगह पे हर सब्जेक्ट में इसको अप्लाई कीजिए। आप जितना ज्यादा रिवीजन करते हैं उतना ज्यादा आपका सब्जेक्ट पर कमांड बनता है। तो एक बार हमने इलेक्ट्रिसिटी को फिनिश कर दिया है और आज दूसरी बार फिनिश करेंगे। दूसरी बार इन द सेंस पूरा चैप्टर आज फिनिश नहीं होगा, ऑलमोस्ट 40-50% तक आज हम लोग कवर करेंगे 1 घंटे के क्लास में। मतलब ये है कि शुरुआत से हम लोग आज फिर से चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप लेट ज्वाइन किए हैं या आप रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं देखे हैं या आपका बीच में कोई क्लास मिस हुआ है तो आज वो कवर हो जाएगा। और अगर आपने सिंसियरली सारा वीडियोस देखा है, सारा क्लास अटेंड किया है, तो आज आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द क्लास आपको समझ में आएगा कि ये चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली हम लोग एक फ्लो में पढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लिया, सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ लिया, फिर लाइट पढ़ लिया, फिर ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ लिया। तो 5वां चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे याद ही नहीं है। जबकि कायदे से ऐसा होना चाहिए कि अगर आप सेकंड चैप्टर पे जंप कर रहे हैं या थर्ड चैप्टर पर जंप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था। तो इसीलिए हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले फर्स्ट चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे। और ये 2 क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ ये 2 क्लास जैसे ही फिनिश होगा आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स का सीट होगा जिसे आप कुछ बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पर जाएंगे। तो कोई जल्दी और कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया जाए। बिफोर दैट फर्स्ट चैप्टर पर कमांड हो जाना चाहिए। इतना जरूर हो जाना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप इतना कुछ जान जाएं, इतना कुछ आपके दिमाग में हो विदाउट एनी नोट्स और बुक और कॉपी, कि आप 3 घंटे इस चैप्टर के बारे में बोल सके। ठीक है, अगर आप 3 घंटे इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ सही सही बोल सकते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि आप बहुत हद तक बहुत अच्छे ढंग से इस चैप्टर को पढ़े। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज जो हम आपको पढ़ाएंगे, शुरुआत जो हम लोग किए थे, देखो एक तरह का अगर आप कॉन्सेप्ट मैप बना लेते हो कि चैप्टर जो शुरू होता है वो चार्ज से शुरू होता है, फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन होता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट की बातें आती हैं, और फिर रेसिस्टेंस की बात आती है। आगे बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, बट आज के क्लास में हम लोग यही 4 फैक्टर को, यही 4 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फास्ट में बताऊंगा, जहां पे लगे आपको आप रोक देना मेरे को। फास्ट इसलिए क्योंकि आप चीजें जान रहे हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज आपको पता है, लेकिन एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या चीजें थी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके दिमाग से स्लिप कर गई होंगी या ध्यान आपको नहीं रहा होगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप जैसे ही पढ़ना शुरू करते हो, जैसे ही आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सर्च करते हो गूगल पे या कहीं बुक में पढ़ने की कोशिश करते हो, कुछ कुछ जानने की कोशिश करते हो, तो आपको बता दिया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज के फ्लो करने के रेट को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ऐसा बता दिया जाता है। और मैंने इसीलिए चार्ज को सर्कल कर दिया है। करंट के बारे में पढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। और अगर आप चार्ज को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका बहुत सारा चीज क्लियर होता है, क्योंकि जो चीजें आप चार्ज में यहां पढ़ रहे हो फिर वो चीजें मैग्नेटिक फील्ड में पोल से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा, वहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। जो जो यहाँ पे चार्ज का प्रॉपर्टी बताया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, वहां बताया जाएगा नॉर्थ साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो चीजें बड़ा कनेक्टेड हैं। एक बार अच्छे से अगर आप कमांड बना लेते हैं तो फिर बड़ा आसान हो जाता है सब कुछ करना। तो ये समझने से पहले कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं, ये जानना जरूरी है कि चार्ज कहेंगे किसको। और आप सब जानते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। किसी भी प्रॉपर्टी का वैसा बॉडी किसी भी बॉडी का वैसा प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे, उसे आप चार्ज कहते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चार्ज को मैंने कहा कि ये बॉडी का बेसिक प्रॉपर्टी है। मींस इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज होंगी, हर बॉडी में ये प्रॉपर्टी है
कि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इसी प्रॉपर्टी को आप चार्ज करते हैं। तो अब कहीं कहीं पर ऐसा होगा आपको कि आप उसको ना कर पाए, कहीं कहीं पर ऐसा होगा आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी हर बॉडी में होता है, जस्ट लाइक मास। क्लास 9th में जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर 3 पढ़ रहे थे तो आपको मास के बारे में सब कुछ बताया गया था और बताया गया था कि दुनिया के हर बॉडी के पास मास होता है। दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं जिनका एग्जिस्ट हो उनका मास होता है, मासलेस कोई बॉडी नहीं हो सकता है। उसी तरीके से दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं सबके पास चार्ज होता है, जिनका भी एग्जिस्टेंस है उनके पास चार्ज होगा, चार्जलेस कुछ नहीं हो सकता। आपको 9th के केमिस्ट्री में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास भी मास होता है। एट द सेम टाइम 9th के केमिस्ट्री में वहीं पर यह भी बात बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास चार्ज भी होता है। अलग बात है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल है, लेकिन छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े बॉडी तक सबके पास मास होगा और सबके पास चार्ज होगा। तो जहां पे मास होता है, आप ग्रेविटेशन चैप्टर में फिर से हम बात कर रहे हैं, आपको बताया गया था कि जिस बॉडी के पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है दूसरे बॉडी में। आपको यह बात बताया गया था कि ये अगर कोई बॉडी है और दूसरा बॉडी ये है, दो अलग अलग बॉडीज हैं और दोनों के पास अगर मास है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे उस फोर्स को आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और यहां पर इस फोर्स लगने के पीछे का जो रीजन था मास था, मींस कि दोनों बॉडी के पास मास है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अलग बात है कि फील नहीं होता है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, ये फोर्स बहुत फीबल होती है, बहुत कमजोर होती है, इसलिए आपको नहीं पता चलता है। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के पीछे का जो वजह है वो चार्ज है। मींस कि कहीं भी दो चार्ज हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसके पीछे का वजह है वो चार्ज है। तो क्लियर है अब तक कि चार्ज किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है कूलॉम्ब। कूलॉम्ब क्यों होता है? चार्ल्स कूलॉम्ब ने बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिया था चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड, तो उन्हीं के ऑनर में हम लोग ऐसा कूलॉम्ब को ऐसा यूनिट मान रखे हैं चार्ज का। तो किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे उसे आप चार्ज कहते हैं। चार्ज दो टाइप्स का, फर्स्ट को आप पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और सेकंड को आप नेगेटिव चार्ज कहते हैं। अब यहाँ पे ये वर्ड ही अपने आप में बता रहा है कि ये क्या चीजें होंगी। अगर आपके पास प्रोटॉन हो ज्यादा और इलेक्ट्रॉन हो कम तो डेफिनेटली वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, लेकिन अगर आपके पास प्रोटॉन हो कम और इलेक्ट्रॉन हो ज्यादा तो वो बॉडी होगा निगेटिवली चार्ज। फिर से वही केमिस्ट्री वाले में आप देखो, आप Na+ की बात करते थे और Cl- की बात करते थे। सोडियम प्लस इसीलिए हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा चुका है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली कम हो गया। लेकिन क्लोरीन माइनस इसलिए हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इलेक्ट्रॉन गेन करने के साथ कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया। सोडियम के पास 10 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन समझ रहे हो, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका समझ रहे हो कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन था, बट सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसके पास 10 ही बचे, मींस इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसको आप आयन कहते थे, केटायन। और यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि ये 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गया, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज है। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा क्या हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा मींस नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम मींस पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के नंबर को ही चेंज किया जा सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल होते हैं न्यूक्लियस में, ऐसा आप जानते हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करें तो जब भी लाइक चार्ज होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और एक अगर चार्ज और दूसरा अनचार्ज है तो चार्ज जो होगा अनचार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। अब यहां पर देखो ये चार्जलेस नहीं है, ये समझने की जरूरत है, दुनिया में कोई भी बॉडी चार्जलेस नहीं होता है, इसका चार्ज अभी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट इससे कर लिया जाएगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कम होना या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना डिसाइड करता है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा या निगेटिवली चार्ज होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी को चार्ज किया कैसे जाता है, बॉडी चार्ज करने का 3 तरीका है।
फर्स्ट बाय फ्रिक्शन, एक दूसरे को रब करके, ये डिटेल में आप 12th में पढ़ेंगे। बाय कंडक्शन, या फिर अगर लास्ट में टाइम बचा तो मैं पढ़ा दूंगा आपको एट द एंड ऑफ द सेशन। और बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन का मतलब है रब करके, कंडक्शन का मतलब है एक दूसरे के कांटेक्ट में लाके, और इंडक्शन का मतलब है एक दूसरे के नजदीक लाके। आप याद करो लास्ट क्लास जो मैंने कैपेसिटर का पढ़ाया था, कैपेसिटर मैंने आपको बताया था कि अगर ये चार्ज बॉडी है और दूसरा अनचार्ज को यहां नजदीक लाओगे तो यहां अपने आप निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। आप इसको अर्थिंग कर दो, अब ये खत्म हो गया और ये निगेटिव चार्ज आ गया, यही तो इंडक्शन है। तो ऐसे करके आप चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं। आप चार्ज में बाय फ्रिक्शन चाहे किसी बॉडी को चार्ज करें, बाय कंडक्शन किसी बॉडी को चार्ज करें, या बाय इंडक्शन किसी बॉडी को चार्ज करें, तीनों ही तरीके में चार्ज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक वजह से हो रहा है, और वो है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो बॉडी के बीच या एक बॉडी में चार्ज आ रहा है तो उनके बीच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इस वजह से चार्ज आ रहा है। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मतलब ये है कि एक चार्ज दे सकता है, मींस डोनेट कर सकता है, दूसरा चार्ज गेन कर सकता है, या फिर चार्ज शेयर कर सकता है। केमिकल बॉन्डिंग में फिर से आप चले जाएं अगर आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड जिसको कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं वो बनते हैं, और अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है। तो इस तरीके से चार्ज का फॉर्मेशन होता है। और वही एग्जांपल जो मैंने आपको डे 1 को बताया था कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप पेन ले लेते हैं या कॉम्ब ले लेते हैं, हेयर में रब करते हैं, फिर इस पेन को आप पेपर क्लिपिंग के पास ले जाते हैं तो आप ऐसा देखते हैं कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कई चीजें जो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करनी चाहिए। फर्स्ट तो ये कि हमने रब किया तब ये अट्रैक्ट कर रहा है, अगर हम रब नहीं करते तो ये अट्रैक्ट नहीं करता। इसका ये मतलब है कि जब तक ये नॉर्मल स्टेट में है, जब तक इसे रब नहीं किया गया है, तब तक इसका चार्ज एक्टिवेटेड नहीं है। हमने रब किया मींस बाय फ्रिक्शन हमने इसको चार्ज बनाया, पहला चीज तो ये समझे। दूसरा चीज ये समझे कि हमने जब इसको नजदीक लाया है पेपर क्लिपिंग के, तब ये अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पेपर क्लिपिंग आप इस हाथ में रखें और पेन यहाँ पे है तो ये दौड़ दौड़ के पहुंच जाएगा, यहां तक उड़ उड़ के पहुंचेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब दूसरा चीज ये समझ में आ रहा है कि चार्ज का इफेक्ट एक फिक्स रीजन तक होता है, एक फिक्स एरिया तक होता है, एक फिक्स क्षेत्र तक होता है। इसी क्षेत्र को, इसी फील्ड को, इसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको यही देखना है कि आप इसको नजदीक ले आए जब तो ये अट्रैक्ट किया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का इफेक्ट फील किया जा सकता है। और तीसरा ये आपको देखना है कि थोड़ी देर तक आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर आप इसको लेके आइए तो आप देखिएगा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका चार्ज फिर से न्यूट्रलाइज्ड हो गया, फिर से नेचर में चला गया, या फिर कहें कि फिर से बॉडी में आ गया, अब ये एक्टिवेटेड नहीं है। मतलब ये कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर आपके दिमाग में ये है कि आप इसको रब किए थे तो चार्ज आपने इसमें प्रोड्यूस किया है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आपका इसके अंदर चार्ज ऑलरेडी था, आप बस रबिंग के द्वारा उसे एक्टिवेट किए हैं। और किसी भी पूरे सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। मतलब ये है कि अगर यहां पर एक सिस्टम हम देखें हेयर और पेन को, हेयर क्या करता है, हेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो अपना पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और पेन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये नेगेटिव बन गया, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया। अगर इसको एज अ सिस्टम हम लोग देखें, पूरी तरह से एक बॉडी मान ले हेयर और पेन के कॉम्बिनेशन को, तो टोटल चार्ज जो हेयर का पहले से था और टोटल चार्ज जो पेन के पहले से था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको अगर आप किसी एग्जाम्पल के हेल्प से समझे, मतलब कोई बॉडी के एग्जाम्पल के हेल्प से सपोज किया जाए कि कोई एक बॉडी ये है, इसमें चार्ज है, और दूसरा बॉडी ये है, इसमें चार्ज नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें नेगेटिव चार्ज बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकला और ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया और ये चार्ज हो गया। आप मेरे को ये बताइए कि क्या इस पूरे सिस्टम में कोई नया चार्ज आया या इसी में एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है सर। नया चार्ज तो नहीं आया ना? नो नो सर। सर, ट्रांसफर हो रहा मतलब ये पूरा सिस्टम कहलाता है। फिजिक्स के वर्ड में सिस्टम वर्ड कई बार, फिजिक्स के वर्ल्ड में सिस्टम वर्ड कई बार यूज होगा। ये पूरा एक कंप्लीट सिस्टम है, तो ये अपने आप में चार्ज का आप कहें कि ट्रांसफर हो रहा है, कहीं नया चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है। और फिर
कहीं ना कहीं चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है। जिस तरीके से मास कंजर्व होता है, जिस तरीके से एनर्जी कंजर्व होता है, उसी तरीके से चार्ज भी कंजर्व होता है। एक और टॉपिक था और वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज आप कहीं से ला रहे हैं बॉडी को, मतलब चार्ज बनाने के लिए, या चार्ज का फ्लो हो रहा है, आगे आप देखेंगे करंट में चार्ज को तो फ्लो ही कराया जाता है। तो अगर आप ये देखें कि चार्ज को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने की कोशिश की जा रही है, तो चार्ज को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने की कोशिश की जा रही है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर एनर्जी लेना पड़ेगा। एनर्जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर और वर्क डन। कुछ? हाँ, सर वर्क डन करना होगा। एग्जैक्टली exactly. आपके टेबल पे जो बॉटल रखा हुआ है ये वाला, इस बॉटल को उठा के टेबल के इस पॉइंट से उठा के टेबल के इस पॉइंट तक ले जाना है। तो इस बॉटल को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहां तक ले जाना है। बॉटल को यहां से उठा के यहां तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स लगा के क्या क्रिएट करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वर्क डन कहलाता है। क्लास 9th चैप्टर 4 डे 1 के लेक्चर में यह डिस्कशन हुआ है आपका। तो वर्क करने के लिए आप फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं। दुनिया में किसी भी बॉडी को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह तक ले जाने के लिए, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं। और अगर किसी एंगल के साथ ये किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है W = FS cos थीटा। तो यहां से अगर आप चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले जा रहे हैं, तो कायदे से किसी एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, इसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कराने के लिए, और इसे आप कहते हैं वर्क डन। इसी वर्क डन को यहां इस वाले चैप्टर में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मींस द वर्क डन फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to any electric field is called electric potential. इस V से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। डायरेक्शन का कोई आता पता है नहीं, इसलिए ये ऐसा जस्ट स्केलर क्वांटिटी। तो बात है कि सर क्यों कर रहे हैं ये करने की जरूरत क्या है? ये करने की ये जरूरत है क्योंकि आपको चार्ज को फ्लो कराना है, आपको चार्ज को यूज करना है, आपको चार्ज को स्टोर कराना है, क्योंकि उसी से फिर आप करंट यूज करेंगे, उसी से आप करंट प्रोड्यूस कराएंगे। अगर आप चार्ज को फ्लो करा लेते तो एक्चुअली आप करंट प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इसी वजह से चार्ज को आप फ्लो करा रहे हैं, इंफिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले गए। अगर आप यहीं पर यह बताएं कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, मींस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है, अगेन डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कराना है, अगेन फोर्स लगाना है, अगेन क्या कराना है? वर्क डन कराना है। इस वर्क डन को आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन फॉर कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी V से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी स्केलर क्वांटिटी और इसका ऐसा यूनिट भी वोल्ट होगा। ध्यान रखिएगा वोल्ट का V स्मॉल लिखेंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले जाते हैं, जबकि आप पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर आप तो करंट वरेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, अच्छे खासा नॉलेज आपके पास है, आप खुद से सोचिए कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है, आप स्विच ऑन करते हैं बल्ब ग्लो करने लगता है, या स्विच ऑन करते हैं फैन चलने लगता है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एग्जाम्पल है या पोटेंशियल डिफरेंस का? सर पोटेंशियल डिफरेंस। किसी को ऐसा नहीं लगता कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? नो सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो तब होगा जब आप इंफिनिटी से बात करें। जैसे जब लाइटनिंग होता है, बिजली जब चमकती है तो वो इंफिनिटी से चार्ज आता है, लेकिन यहां पर जितना भी सर्किट हमारा है वो सब के सब पोटेंशियल डिफरेंस है। और आगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ही ज्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आगे हमें सर्किट के बारे में ही पढ़ना है, यही डिस्कशन करना है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसे होता है, या किस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है, उससे कैसे क्या इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो डिफरेंस ये एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मैंने डायग्राम में जरूर यहां पे पॉजिटिव चार्ज बनाया है, लेकिन फ्लो जो होता है वो कभी भी पॉजिटिव चार्ज का नहीं होता है। फ्लो किसका होता है?
इलेक्ट्रॉन का होता है, नेगेटिव क्योंकि चार्ज। प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है वो स्टेबल होते हैं न्यूक्लियस में, वो फ्लो नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से। लेकिन हम लोग दिखाने के लिए, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यूज किए थे, तो यहाँ पे भी दिखा दिया, आप दिखा सकते हैं, बट इन डेफिनेशन आपको या तो इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में, या फिर सिंपल चार्ज लिखना चाहिए। मींस whenever you go to write the definition of electric potential, you will write the work done for carrying a charge, for carrying a unit positive charge from infinity to any electric field is called electric potential, and the work done for carrying a charge not positive charge, a charge from one point to another point in same electric field is called potential difference. Both have same symbol as V, both are scalar quantity, and both have same SI unit, that is volt. याद रहेगा? यस सर। यस सर। यस सर। आगे है इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे। अब हम लोग चार्ज के बारे में जब सारा कुछ पढ़ लिए कि चार्ज एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, चार्ज दो टाइप्स का होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज एक्टिवेट किया जाता है, तो हम लोग चार्ज के बारे में सारा कुछ जब पढ़ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी था कि मैंने आपको बताया था कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या एक चार्ज दूसरा अनचार्ज है तो चार्ज अनचार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, या ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बात ये है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करना या एक दूसरे को रिपेल करना। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दो बॉडी हैं और ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, माइक ऑफ कर लीजिए अमरनाथ कुशवाहा, तो ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, या फिर मैं बोल रहा हूं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, और पुल कर रहे हैं मींस इनके बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। या फिर अगर कोई आपको बोलता है कि एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव है, या एक नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव है, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब दूसरे को धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं मतलब पुश कर रहे हैं, यानी कि यहां पर भी फोर्स लग रहा है, कहीं भी पुश और पुल लगे तो वो फोर्स होता है, और इसी फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स कितना लगेगा, किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये हमें चार्ल्स कूलॉम ने बताया। चार्ल्स कूलॉम ने बताया कि ये जो फोर्स लगेगा वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये कि अगर इस चार्ज का वैल्यू कम हो तो इनके बीच फोर्स कम लगेगा, और अगर इस चार्ज का वैल्यू ज्यादा हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज हो तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज हो तो कम फोर्स लगेगा। आप याद करो मास, ग्रेविटेशनल फोर्स में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहा गया था ना, न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में यही कहा गया था कि अगर बॉडी का मास ज्यादा हो तो फोर्स ज्यादा होगा, मास कम हो तो फोर्स कम होगा। इसी मास की जगह पर मैंने चार्ज लिख दिया, और मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अगर बॉडी का चार्ज ज्यादा हो, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम हो तो फोर्स कम लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना याद रख पाते हैं। अगर 9th का मास वाला फॉर्मूला याद है तो चार्ज यहाँ पे जस्ट पुट कर देना है, और दूसरा तो सेम ही रख देना है। वहां पे भी आपको बताया गया था कि डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स फंक्शन होता है, यहाँ भी यही आपको बताया जा रहा है कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा हो तो फोर्स कम लगेगा, और डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा। सीधी सी बात है, अगर दो बॉडी के बीच के फोर्स की आप बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करो, अगर ये दोनों एक दूसरे के नजदीक होंगे तो इनके बीच फोर्स ज्यादा लगेगा, और अगर ये एक दूसरे से दूर होंगे तो फोर्स कम लगेगा। बहुत दूर होंगे तो फोर्स बहुत कम हो जाएगा, बहुत नजदीक होंगे तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टर्म K यूज किया जाता है, और यही आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको बताया गया था कि K जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻9, और बाकी देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है, जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। वहां पे आपको बताया जाएगा कि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी डिसाइड करता है कि कितना जस्ट ये फोर्स और ये सारा कुछ लग रहा है। तो फिलहाल इसका वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा, और अगर आपको ये सारा कुछ पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन आप ऑलरेडी बनाए हुए भी हैं। आपको याद होगा मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में 12th का न्यूमेरिकल दिया था इस फॉर्मूला पर बेस्ड, और आप सबने बनाया भी था। इस पूरे स्टेटमेंट को आप कूलॉम्स लॉ कहते हैं। मींस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूलॉम, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the distance square of the distance between them. This statement is called Coulomb's law.
तो कूलॉम के लॉ से आपको पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला तो ये इस पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है या कितने कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम तो फोर्स भी कम। मैग्नीट्यूड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, आपको डे 1 को मैंने बताया मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। 5 kg किसी बॉडी का मास है तो 5 मैग्नीट्यूड। तो जहां पे भी कोई मैग्नीट्यूड बोल रहा है आप समझिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा मतलब कि अगर 50 कूलम और 50 कूलम का दो चार्ज है, या एक 50 कूलम और दूसरा 100 कूलम का है, तो उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। जबकि अगर एक कूलम और दूसरे 2 कूलम का है तो फोर्स कम लगेगा। और सेकेंड आपको यह बताया जा रहा है कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि करंट क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसे आप करंट कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि जब कभी फिजिक्स में रेट वर्ड आ जाए इसका मतलब समझ जाना है पर यूनिट टाइम। अब क्या है ना कि चार करंट को आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसे यूनिट एम्पियर होता है। तो करंट के बारे में आपको बताया जा रहा है रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, मींस कि करंट हो गया चार्ज और पर यूनिट टाइम आपको कहा जा रहा है, मींस इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू का ऐसा यूनिट कूलॉम, टाइम का सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड ऐसा यूनिट है करंट का जिसे आप एम्पियर भी कहते हैं। कितना आसान है, जो मन में आ रहा है हम बोले जा रहे हैं। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बिना सोचे समझे किताब देखे कुछ भी किए जो मुंह में आ रहा बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे हैं। आप सब भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर ऐसा यूनिट है। अब बता ही दिया गया जब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम हो गया। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर क्यू लिख दिया नीचे टी लिख दिया, कूलॉम पर सेकंड ऐसा यूनिट हो गया, इसी को तो एम्पियर कहते हैं। अब यहां से यह समझना है आपको कि अब तक जो आपको बताया जा रहा था कि किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर ये कोई चार्ज है, मैग्नीफाइड इमेज कर दे, इसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस चार्ज को अगर आप फ्लो कराना शुरू करेंगे तो उसे आप इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो चार्ज फ्लो कराना, इनफैक्ट करंट का लिटरल मीनिंग होता है फ्लो। आपको बताया गया होगा, मैथ कुछ इक्वेशन आता था हम लोग के टाइम में, वो लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन में, वाटर करंट। जानते हैं आप लोग वाटर करंट के बारे में? वाटर का फ्लो, वाटर, यस सर, उसी का क्वेश्चन आता था, है ना? क्यूबॉइड में भी, क्यूब एंड क्यूबॉइड में भी है। वो करते हैं वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में, जब बोट चल रहा होता है तो करंट वाला स्पीड आप ऐड कर लेते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वाटर का स्पीड आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मतलब करंट का मतलब फ्लो होता है, और वो वाटर करंट था मतलब वाटर का फ्लो था। यहां पे इलेक्ट्रिक करंट है मतलब किसका फ्लो? सो जाओ सो जाओ सो जाओ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। चार्ज के फ्लो को आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। कायदे से तो हमें करंट का डायरेक्शन दिखाना चाहिए निगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, बट हम लोग दिखाते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आप डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हो। सपोज किया जाए ये एक पोटेंशियल है और दूसरा ये भी एक पोटेंशियल है। अरे यार थोड़ा सा मिटाओ, इनको पूरा ही मिट जाता है। सो क्या है ना कि इसको सपोज कर लेते हैं ये पॉजिटिव है, और ये पानी नहीं है, क्या है? निगेटिव चार्ज है। मैंने कहा ये भी एक पोटेंशियल है और ये भी एक पोटेंशियल है। सवाल आपको यह दिया गया है कि अगर सर्किट में आपके पास स्विच हो, आपके पास बैटरी हो, आपके पास बल्ब हो, और आप इसको कनेक्ट कर दिए, स्विच ऑन करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों दिखाया जाता है जबकि देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। और एक चीज और ध्यान रखना कि जब कभी आप करंट का डेफिनेशन लिखते हो तो आप लिखते हो देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हो देयर इज फ्लो ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 9th क्लास में आपको अच्छे से बताया जा चुका है और आप समझ चुके हैं कि कहीं पे भी जब फ्लो कराया जाता है चार्ज का तो निगेटिव चार्ज ही फ्लो कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्टेबल होते हैं।
तो अब यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कायदे से यहां पे भी फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का होगा। तो सवाल ये है कि फ्लो अगर इलेक्ट्रॉन का है तो डायरेक्शन ये होना चाहिए था, फिर हम लोग डायरेक्शन इसको क्यों लेते हैं? यही समझाने के लिए मैं आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं। और मैंने दो पोटेंशियल ले लिया, एक को मैंने लिख दिया हायर पोटेंशियल, दूसरे को लिख दिया लोअर पोटेंशियल। अब ये पॉजिटिव को हायर लोगे या निगेटिव को हायर लोगे? पॉजिटिव। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पॉजिटिव ही बड़ा होता है, निगेटिव छोटा होता है। अब करंट के बारे में कहा जाता है कि करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का लिटरल मीनिंग फ्लो होता है, अभी जस्ट हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, जैसा वाटर करंट में आप देखते हैं। तो करंट अगर फ्लो है, अमरनाथ बंद कर लीजिए। आपके घर में कोई बच्चा है क्या? यस सर। कितने बड़ा है? छोटी है सर। हाँ, तो क्लास 8 में जल्दी पहुंचाइए और सिवाई एकेडमी में एडमिशन कराइए, ठीक है? फिलहाल माइक ऑफ। यस सर। तो फ्लो का मतलब करंट है, और यहां पर ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो हमें ये अभी फिलहाल डिसाइड करना है कि फ्लो जो होगा वो हायर टू लोअर होगा या लोअर टू हायर होगा। हायर टू लोअर। जैसे सपोज किया जाए एक बॉडी ऐसे है और एक बॉडी ऐसे है, दोनों ही में पानी रखा हुआ है। और इसमें भी पानी रखा हुआ है। अब हम यहां क्या किए ना कि इसमें पाइप से कनेक्ट कर दिए इसको। अब आप मेरे को बताइए, इस टैंक ए से टैंक बी में वाटर फ्लो करेगा या टैंक बी से टैंक ए में? ए से बी में। ए से बी में। ए से बी में फ्लो करेगा। यस सर। पक्का? यस क्यों? सर। ये हाइट ज्यादा है इसका, मतलब ये हायर हाइट का है और ये लोअर हाइट का है। एंड फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम हायर टू लोअर। लोअर। ठीक है, तो ये आ गया, इस तरीके से फ्लो हो गया। मतलब ये है कि ये नेचुरल लॉ है, ये नेचर का लॉ है कि फ्लो हमेशा हायर टू लोअर होता है। इसी वजह से करंट का डायरेक्शन भी हायर टू लोअर मान लिया गया और इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखो ये सब चीजें बहुत पुरानी है, अगर आप थोड़ा रिसर्च करो, गूगल भी थोड़ा करोगे तो आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बहुत पहले से पता है। तो अब ये पहले जमाने की बातें हो रही हैं। पहले जमाने की बातें ये हो रही हैं कि हमें पता था कि करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। हमें पता था कि हायर पोटेंशियल पॉजिटिव मान लिया गया। मतलब हमें पता था कि पोटेंशियल क्या होता है, हमें पता था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को हायर पोटेंशियल मान लिया, नेगेटिव पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल मान लिया। और जब बात आई कि करंट एक फ्लो है, तो फिर उन्होंने, जो भी उस टाइम में लोग रहे होंगे, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि करंट अगर एक फ्लो है, फ्लो मस्ट बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मान लिया। और आज भी हम लोग जब सर्किट में करंट का डायरेक्शन दिखाते हैं तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दिखाते हैं। ये थ्योरी कई सालों तक एप्लीकेबल रही, कई सालों तक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट का डायरेक्शन माना गया। बाद में, जो कि केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया है, सबसे पहले जे थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था। उसने बताया कि तरबूज की तरह एटम होता है और बीच बीच में जो बी जो होता है तरबूज का काला काला, वो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी रेड इडिबल पार्ट जो है वो प्रोटॉन है। एकदम में भूल गए हैं आप लोग? यस। अच्छा, एकदम में भूल गए, चलिए बढ़िया बात, सच बोलते रहना है बस। उसके बाद फिर आपको बताया गया होगा कि जस्ट रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया। रदरफोर्ड ने पूरा एकदम हीलियम उलियम से वो करा के एकदम पूरा कंप्लीट, और फिर बताया कि छोटा होता है न्यूक्लियस, फिर बताया हॉलो होता है न्यूक्लियस में स्पेस, फिर बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। ये सारा कुछ आपको बताया गया। देखो कायदे से हमको बताने की सब जरूरत है नहीं, हम तो सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि देखो हमको केमिस्ट्री भी आता है। आगे जो फाइनल आपके पास एटॉमिक मॉडल आया बोर का, नील्स बोर का, उसमें आपको पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब उसके बाद ये वाला चीज में हो गया चक्कर। चक्कर ये हो गया कि अगर ये पता चल गया दुनिया वालों को कि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है,
इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंडेड इन न्यूक्लियस, वो मूव कर ही नहीं सकते। तो फिर दिमाग में आया कि हम लोग तो गलत पढ़ रहे हैं यार, अगर हम ये दिखा रहे हैं कि करंट का जो फ्लो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, तो एक सेंस तो यही निकल रहा है ना कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब प्रोटॉन फ्लो करके इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, ये तो बहुत गलत है। तो फिर बहुत सारे लोगों ने ये तर्क दिया कि हमें करंट का डायरेक्शन चेंज करके निगेटिव टू पॉजिटिव कर देना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो हो सकता है, प्रोटॉन का नहीं हो सकता। बट इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसे एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अगर आप सर्किट में निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन दे देते हैं तो इसका यह सेंस होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट भी एक तरह का एनर्जी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब ये सेंस समझ में आता है ना कि एनर्जी, मतलब आप कहीं से इस तरीके से कह रहे हो कि एक बहुत ही गरीब आदमी था, मंथ में 100 रुपया कमाता था, और वो हर महीना जब उसको सैलरी मिलता था तो वो एक राजा को डोनेशन देने जाता था 5,000। ये वो राजा है जो मंथ का 5 करोड़ कमाता है। तो क्या ये प्रैक्टिकल लग रहा है आपको कि कोई बहुत गरीब आदमी है, कहीं लेस एनर्जी से आप हाई एनर्जी की तरफ फ्लो कराने की बात कर रहे हो? आप कर रहे हो कि जहां पानी कम था, जो खुद गड्ढा में है, वो 5th फ्लोर वाले टैंक में पानी भर रहा है। ये पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली? आप आंगन में, आप अपने आंगन में पानी का टंकी रख दो और 5th फ्लोर पर पाइप जोड़ दो और 5th फ्लोर पे जाके नल खोलो और बोलो पानी नहीं आ रहा है, पानी नीचे से ऊपर जाएगा क्या? सर मोटर No, से sir. No, sir. मोटर से। बच्चा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है। इससे बढ़िया होता कहते कि सर बाल्टी में भर लेंगे और सीढ़ी पर चढ़ के पहुंचा देंगे, जा तो रहा है पानी। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, नेचुरल खुद से। नो सर, खुद से ऐसे ही कभी सोचो ना, गड्ढा वड्ढा है, आप लोग का तो खैर रईस लोग, आपके घर में तो ग्रेनाइट लगा हुआ होगा, मार्बल लगा हुआ होगा। कभी कभी अगर आप खेत वेत तरफ जाएं, डायमंड लगा हुआ है सर, क्या लगा हुआ है? डायमंड डायमंड पे चलते हैं रोज। कहां से इतने रईस रईस बच्चे मिल गए, मतलब जिंदगी धन्य हो गया मेरा। गड्ढा वाला जो रोड है पटना में, तो क्या देखते हैं आप कि रोड पे अगर पानी गिर रहा है तो वो पानी रोड से गड्ढे की तरफ जाता है या गड्ढे से रोड की तरफ आता है? रोड से गड्ढे की तरफ। डेफिनेटली भी फ्लो जो होगा हायर से लोअर की तरफ ही होगा। ये एक नेचुरल रूल है, मैं कुछ फिजिक्स नहीं आपको अभी बता रहा, मैं एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं जो एक अनपढ़ इंसान भी जानता है कि पानी कभी भी होगा तो ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। और सिर्फ पानी की नहीं बात है, एनर्जी भी फ्लो करेगा तो हायर टू लोअर होगा। हीट जो क्लास 7th में आप पढ़े हैं, हीट में भी तो ये बताया गया आपको ना कि अगर ये हॉटर बॉडी है और ये कोल्डर बॉडी है और दोनों को कांटेक्ट में रख दीजिए, तो हीट हॉटर से कोल्डर की तरफ फ्लो करेगा कि कोल्डर से हॉटर जाएगा? हॉटर से कोल्डर। डेफिनेटली हॉटर से कोल्डर जाएगा। तो मतलब कि फ्लो जो होता है वो ज्यादा से कम की तरफ होता है, ये एक नेचुरल लॉ है। तो अब ये तर्क दिया गया कि अगर आप इसको निगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं तो इसका ये सेंस जाएगा कि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, जो कि नेचर के लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। फिर तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि फिर आप बताइए कि पानी क्यों नहीं नीचे से ऊपर फ्लो करता है, फिर आप ये बताइए कि हीट क्यों नहीं कोल्डर से हॉटर की तरफ फ्लो करता है। सो फ्लो मस्ट बी फ्रॉम हायर टू लोअर, दैट्स व्हाई वी डिडंट take the direction of electron or direction of electric current from negative to positive or from lower potential to higher potential. To satisfy the concept of flow, to satisfy the natural law, we took the direction of electric current from higher potential to lower potential. उस दौर में जब हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ होता है, हमें पता था पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, आपको बताया भी गया था सारा कुछ कि चार्ज सब कुछ पता था। उस दौर में हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट का डायरेक्शन मान लिए, क्योंकि यही हमें सही समझ में आया, क्योंकि फ्लो हमेशा हायर टू लोअर होता है। लेकिन बाद में भी जब ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ होते हैं, जब ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर मूव करता है, जब ये भी पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में स्टेबल होते हैं, उसके बावजूद हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस नेचुरल लॉ को सेटिस्फाई करना था जो हमें यह बताता है कि फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल। तो अगर आपसे इतना कुछ करने के बाद भी कोई पूछता है कि क्या ऐसा कोई करंट है जो निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, तो आप बताएंगे हाँ एक करंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक लिया गया। ये एक इमेजिनरी करंट है, इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, दुनिया के किसी पार्ट में ये नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी बस दे दिया गया कि अगर एकदम आप जिद पकड़ लिए कि नहीं हमको गलत डायरेक्शन नहीं दिखाना है, सही ही दिखाना है, फिर भी आप दिखा नहीं सकते, दिखाना आपको हमेशा हायर टू लोअर है, लेकिन फिर भी अगर आप बताना चाहते हैं किसी को कि एक ऐसा करंट जो निगेटिव से पॉजिटिव जाता हो, इमेजिनेशन है आपका, ये रियल में नहीं है, तो उसे आप इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशन, कुछ चीजें जो लंबे टाइम से चलते आ रही हैं, इसी को ट्रेडिशन कहते हैं। लंबे टाइम से चलते आ रही हैं कि बहनें हैं, भाई को राखी बांधेगी, भाई को पैसा देना है, ये ट्रेडिशन है। कायदे से ये होना नहीं चाहिए था, होना ये चाहिए था कि बहनें भाई को राखी बांध रही हैं, बहनें भाई को मिठाई खिला रही हैं, तो पैसा भी बहनों को ही देना चाहिए। लेकिन इस पे कोई सवाल करेगा नहीं, सवाल करेगा तो पिटाएगा। सही है, सही है ना? यस सर। यस सर। सर आपकी बहन को ये सुनने के लिए क्या होना चाहिए था? सर हम वही करवाते हैं सर, हम वही करवाते। बात ये तो लंबे एकदम टाइम से ट्रेडिशन है कि बहनें बांधती हैं राखी, भाई पैसा देते हैं। क्यों? किसी को नहीं पता, सबको यही पता है कि अरे यार पहले भी होता था, अभी भी होता है, आगे भी होगा, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। वही है करंट भी, अरे यार बहुत पहले से ऐसा चलते आ रहा है कि पॉजिटिव से निगेटिव ही फ्लो करता है, हायर से लोअर होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कन्वेंशन का यही एक नॉर्मल सा है, जिसे मतलब जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है लंबे टाइम से। इस क्वेश्चन का आंसर समझना बहुत जरूरी है, कई बार आपसे पूछा जाता है। इनफैक्ट आप भी अपने क्लासमेट से पूछ के देखिएगा, लोग नहीं समझा पाते हैं, और इसी को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहते हैं, इसी को नॉलेज कहते हैं। बाकी डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है, आपसे पूछा ये जाता है देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक करंट, so we should take the direction of electric current from negative to positive, but we take it from higher positive to negative. Why we do that? तो आपको क्या समझाना है? इस क्वेश्चन का आंसर 2 पैराग्राफ में आना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए। डायग्राम जरूर बनाइए, दिखाइए हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, दिखाइए कि फ्लो है, और फिर आप बताइए कि when we were electric current we didn't have idea about electron, proton and neutron. We knew about higher potential and lower potential, as electric current is of charge, not electron, because we didn't have idea about electron. As we knew that there is flow of charge is called electric current, so we, and flow must be from higher to lower, we took the direction of electric current from higher potential to lower potential. Paragraph change. Later on, when we knew about the atomic structure, we knew that there is flow of electron, so we should have changed the direction of electric current from negative terminal to positive terminal, but we didn't do that because we had to satisfy the concept of flow, which tells that flow must be from higher potential to lower potential. Is it clear? और फिर से बताना है। यस सर, क्लियर। अरे बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप लोग, मतलब एकदम ब्यूटी विथ ब्रेन विथ मनी है आप लोग, पैसा भी आप लोग बहुत है, खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी है, और दिमाग का तो कहना नहीं, एक बार में सब कुछ समझ जाते हैं। आगे पढ़ना ये है कि करंट फ्लो करता कैसे है। अरे ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में करंट आप फ्लो करा रहे हैं, तो इस बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है, इस बॉडी के स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है कि करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। मतलब आपको यह समझना है कि कब किसी बॉडी में करंट फ्लो करता है, और इसके लिए आप फिर से अगेन एक डायग्राम बनाएंगे और ये समझाएंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। इसको आपने कनेक्ट कर दिया जस्ट चार्ज से। अब यहां पे हम ये आपको बताने वाले हैं कि जब तक आप स्विच ऑन नहीं किए थे, किसी बॉडी से करंट आप फ्लो करा रहे हैं, डेफिनेटली हम कंडक्टर ले रहे हैं, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे, और कुछ कुछ चीज तो अब पता भी है, कैसे रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा हो जाता है वो इंसुलेटर हो जाता है, कंडक्टेंस जिसका ज्यादा होता है वो कंडक्टर हो जाता है, फिर भी वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी कंडक्टर है तो बॉडी के अंदर ऐसा क्या फेनोमेनन होता है कि उसे करंट फ्लो करने लगता है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर अभी इसको आप सर्किट से कनेक्ट नहीं किए हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा 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 है, सब अलग अलग अपना मस्त अपनी दुनिया में मस्त घूम रहे हैं।
आपको ये भी केमिस्ट्री में बताया गया है कि इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, सब इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे होते, रेस्ट नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वैसे भी जिसके पास वो रेस्ट में रहेगा ही नहीं, वो काम करते रहते हैं। अब जब आप इसको स्विच ऑन करते हैं, करंट फ्लो करता है। करंट तो वैसे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है। फिलहाल हमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाना है, तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, जो कि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को एक तरफ अरेंज कर देगा और सब एक तरफ फ्लो करने लगेंगे, सबका डायरेक्शन एक तरफ हो जाएगा। हाँ बढ़िया है, सब एक तरफ फ्लो करने लगे, मींस सब का डायरेक्शन इधर हो गया, सब एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो चार्ज जो फ्लो करता है, करंट जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, ये हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये सारे को एक डायरेक्शन में अरेंज कर देता है, और करंट हम कहते हैं कि फ्लो कर रहा है। अगर ये कंडक्टर नहीं होता, इंसुलेटर होता, तो ये अरेंज नहीं हो पाता, फिर ये वापस लौट आता, फिर हम कहते हैं करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो मतलब ये है कि whenever there is not the flow of electron in a body, or whenever a body is not connected with a circuit, all its free electrons move randomly here and there in different directions. Whenever we connect it through a circuit, the highly energetic electrons come and make the all electrons move in one direction, and we say that there is flow of electron, means there is flow of electric current. नहीं है आसान? Yes, sir. आज का क्लास यहीं पर हमें एंड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हो गया है, और जैसा कि मेरे को पता नहीं चला कि कब टाइम बीत गया, आई होप कि आपको भी पता नहीं चला होगा। बताइए कोई डाउट है तो? No, sir. नो सर। किसी को कोई डाउट किसी को है तो प्लीज बताइए। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होता है, यहाँ तक हम लोग फिनिश कर लिए हैं। इलेक्ट्रिक क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर सेमीकंडक्टर क्या है, ओम्स लॉ क्या है, और इफ करंट क्या है, वो आगे हम लोग फिनिश करेंगे अगले क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक